अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्पेशल एंड लोकल लॉ। स्पेशल एंड लोकल लॉज के लेक्चर नंबर 2 में हम आज डेफिनेशन क्लास को दोबारा से शुरू करेंगे। कल हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 4 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसके सेक्शन 4 में डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। आज वहां से आगे शुरू करेंगे। आखिर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी इरिगेटेड लैंड। अब इरिगेटेड लैंड से नेक्स्ट अब हम जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड या उर्दू में इसको कहेंगे साहिब जमीन। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट की रूल्स हैं कि लैंडलॉर्ड से मुराद ऐसा शख्स जिसके मातहत कोई मजेरा काम कर रहा हो, जिसके मातहत कोई मजेरा अराजी के ऊपर काबज हो और वो मजेरा उस साहिब जमीन को या लैंडलॉर्ड को लगान अदा करने का पाबंद या जिम्मेदार हो। नेक्स्ट है लैंड ऑनर। लैंड ऑनर या मालिके अराजी। लैंड ऑनर या मालिके अराजी से मुराद हर ऐसा शख्स जिसके नाम बराए वसूली मालिया जमीन या मामला जमीन या ऐसी रकम हो जो काबिल अदायगी हो, और उसमें ऐसा शख्स भी शामिल है कि जो स्टेट या महाल के किसी जुज़ या हिस्सा पर काबज हो या वो स्टेट या महाल के किसी जुज़ से फायदा उठाता हो, लेकिन इसमें मजेरा शामिल नहीं है, टेनेंट इसमें शामिल नहीं है। तो दो टर्म्स जो हमने लैंडलॉर्ड और लैंड ऑनर पढ़ी। लैंडलॉर्ड तो ये हुआ कि अंडर होम अ टेनेंट इज पोजेस्ड ऑन स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड, कि जिसके मातहत कोई मजेरा जमीन के ऊपर काबज हो और वो उसको लगान भी अदा करने का पाबंद हो। जबकि लैंड ऑनर या मालिक अराजी से मुराद कि वो किसी दे में कोई ऐसा मालिक है कि जिसके जिम्मे मालिया या मामला अराजी हो और वो काबिल या उससे हट के कोई उसके जिम्मे वसूली काबिल अदायगी हो या जिसके नाम खाता मलकियत मुंतकिल किया गया हो। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू। या मालिया जमीन या मामला जमीन। मालिया या मामला दोनों का मतलब एक ही है। लैंड रेवेन्यू या मालिया जमीन या मामला जमीन से मुराद है वो ऐसा मालिया या मामला जमीन है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, इस कानून के तहत या किसी दीगर कानून राइजुल वक्त के तहत किसी जमीन के ऊपर
काबिल तशखीस हो या तशखीस शुदा हो। और इसमें वो ऐसे महसूलात भी शामिल हैं कि जो आपाशी की वजह से किसी अराजी की खुशहसीयती की बिना पर उस पर आयद किए गए। तो इससे मराद है, लैंड रेवेन्यू से मराद ये हुआ कि किसी जमीन के ऊपर जो रेवेन्यू असेस किया गया है या असेस किया जाना है, तशखीस किया गया या तशखीस किया जाना है, वो मालिया या मामला मराद है। या जमीन किस जरिए से सराब होती है, उस जरिए की वजह से जमीन कितनी वैल्यूएबल हो गई है, कीमती हो गई है, कितनी खुशबख्त हो गई है, उसकी बिना पर जो महसूल का अदायगी हो गया हो, वो भी मालिया या मामला अराजी में शामिल है। नेक्स्ट है लीगल प्रैक्टिशनर। या वकालत पेशा शख्स या शख्स कानून पेशा। इससे मराद कानून पेशा शख्स से मराद है कि जो अंडर लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट की रूह से जिसने कानून का पेशा इख्तियार किया हो वो शामिल है, लेकिन इसमें कोई अटॉर्नी या मुख्तार शामिल नहीं होता। एक ऐसा शख्स जिसको किसी मालिक अराजी ने अपना मुख्तार या एजेंट मुकर्रर किया हो, वो अराजियात की देखभाल करे, अगर उसके मुकदमात हों तो वहां पर हाजिर हो, दावा दे। लेकिन वो लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट के तहत बतौर वकील या बतौर प्लीडर ना हो, वो नेट एसेट्स नेट एसेट्स या खालिस महसूलात से मराद जमीन की पैदावार से हासिल होने वाली सालाना वो जायद आमदनी है कि जो जमीन के ऊपर जो तखमीना शुदा लागत है, जो काश्तकारी के मामूली नवैयत के जो अखराजात होते हैं, उनको निकाल कर जो बाकी बच जाती है उसको नेट एसेट या खालिस महासिल कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, आसानी के लिए कि हर जमीन जो काश्त होती है उसके ऊपर सालाना काश्तकारी के अखराजात होते हैं। उन अखराजात को निकालने के बाद जो आमदन बच जाती है उसको नेट एसेट्स या खालिस महासिल कहा जाता है। और इसमें इन अखराजात में जो चीजें आती हैं वो मसलन तशरीहाए आब, पानी यानी आपाशी के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसमें जो अखराजात आते हैं वो इसमें शामिल होंगे। ज़राए आपाशी जो है उनकी देखभाल पर, ज़राए आपाशी की देखभाल पर आने वाले अखराजात भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद बंद जो होते हैं, जो खाला, नहर या जमीन को सैराब करने के लिए जो कूल बनाई जाती है, उसके जो बंद होते हैं उनकी देखभाल पर आने वाले अखराजात भी इसमें से मिनहा किए जाएंगे। फिर बीज प्रोवाइड करना, उसके अखराजात भी इसमें से सेट ऑफ किए जाएंगे। खाद पहुंचाई जाएगी जो खेतों को, वो अखराजात भी इसमें से निकाले जाएंगे। अगर काश्तकारी के लिए कोई जदीद ज़राई आलात हैं, मशीनरी वगैरह या जदीद आलात तरक्की याफ्ता, वो अगर खरीदे जाते हैं, उनकी जो अखराजात होंगे वो भी इसमें से निकाले जाएंगे। और जो बंजर अराजी हो उसके मुताल्लिक अगर कोई तहकीकात वगैरह हो, उसके ऊपर आने वाले अखराजात वो भी इसमें से मिनहा किए जाएंगे। लगान की वसूली के ऊपर जो अखराजात होते हैं, लगान वो रकम
जो मज़ेरा यानी टेनेंट मालिक को अदा करता है, उसकी वसूली के जो अखराजात होंगे वो इसमें से मिनहा किए जाएंगे। तो ये सारे जो अखराजात हैं, इनको मिनहा करने के बाद जो रकम बच जाती है उसको नेट असर या खालिस महसूलात का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पटवारी। पटवारी जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की एक टर्म है, महकमा माल का मुलाजिम होता है और इसमें टप्पेदार की एक टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल होती है और इसमें एडिशनल पटवारी वगैरह भी शामिल होंगे। इसको हम विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। विलेज ऑफिसर लंबरदार भी होता है, पटवारी भी विलेज ऑफिसर में आता है। जब हम इस विलेज ऑफिसर तक पहुंचेंगे तो उसमें हम तफसील से पढ़ेंगे कि विलेज ऑफिसर कौन कौन हो सकते हैं। पे या अदायगी, पे या अदायगी से मुराद लैंड रेवेन्यू एक्ट में के हवाले करना, किसी को दे देना, ये अल्फाज जो है वो पे या अदायगी के माना होंगे। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब या मुकर्रर करदा, इससे मुराद कि जो इस कानून की तरफ से किरू से मुकर्रर किए गए हों। एक टर्म और इस्तेमाल होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, रेट एंड हुकूक। लैंड रेवेन्यू एक्ट की रूप से रेट एंड हुकूक से मुराद ऐसे रेट या हुकूक हैं जो असल मालिकाने जमीन की तरफ से वाजिब अदा हों या इसमें शामिल हो। रेट हुकूक मुराद कि जो ओरिजिनल लैंड ऑनर या असल मालिक अराजी की तरफ से काबिल अदायगी हो। इसमें वो कोई ऐसा लोकल रेट भी शामिल है जो किसी मरबजा कानून राइजुल वक्त के तहत वाजिब अदा हो और उसकी कोई ऐसी फीस भी शामिल हो सकती है इसमें कि जो बंदूक को इस्तेमाल करने और जो आबपाशी के जो जराए हैं या पानी वहां पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल हो, जहीरा आग या पानी को जहीरा करने के लिए या ज़रायती अगराज के लिए, जमीन को महफूज करने के लिए और आबाद करने के लिए, पानी के निकास के लिए, वहां से जमीनों से निकालने के लिए और दलदलों को आबाद करने के लिए मालिकाने अराजी के ऊपर जो रेट या हुकूक आयद किए जाए वो सारे शामिल। नंबर 2, कोई सालाना महसूल, कोई सालाना चुंगी जो किसी कानून के राजुल वक्त मुरवजा कानून के तहत बसवाब आब निकासी यानी पानी निकालने के लिए, आवाम की सेहत के लिए फवायदा हासिल करने के लिए या अराजी की तरक्की करने के लिए या उसको मुनासिब तौर पर बेहतर काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए या उसको सैलाब के पानी से रोकने के लिए या पानी को ठहराव उसको महफूज करने के लिए या दरियाओं के कटाव से बचने के लिए मालिकाने जमीन पर जो रेट आयद किया जाए वो महसूल भी इसमें शामिल है। और फिर इसमें ओहदेदारान दे के लिए जो हुकूक हो, मसलन नंबरदार हुआ, पटवारी हुआ,
उनके लिए जो हुकूक होगा वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आ गया लगान। लगान से मुराद है वो रकम जो किसी टेनेंट या मज़ेरा की जानिब से मालिक अराजी को काबिल अदायगी हो, उसको लगान कहा जाता है। और वो नक़द की सूरत में भी हो सकता है, जिन्स की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन वो अदा पेमेंट में करना है। और अदा किसको करेगा? मालिक अराजी को अदा करेगा। इसके बाद रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट से मुराद है रेवेन्यू ऑफिसर मुराद है जिसको कानून के तहत फराइज़ मनसबी अदा करने का इख्तियार दिया गया। नेक्स्ट है सर्वे मार्क्स। या मसाहती निशान। सर्वे मार्क या मसाहती निशान से मुराद है किसी भी किस्म का निशान है जिसे हुकूमत ने सर्वे के लिए कायम किया हो। मसलन किसी इलाके में मसाहत हो रही है या सर्वे हो रहा है, तो वहां पर निशान लगाने के लिए, बुत्ती लगाने के लिए हुकूमत की तरफ से कायम आर्डर है कि जमींदारान के दरमियान में कोई पत्थर, गारे, ईंट की बुत्ती लगाई जाए, वो मसाहती निशान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर या उर्दू में इसको कहते हैं खसरा नंबर। खसरा नंबर या सर्वे नंबर से मुराद जमीन का वो हिस्सा, जमीन का कोई टुकड़ा जिसका रकबा एक अलामती नंबर के जरिए से मिसलकियत में दर्ज है। जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा या हिस्सा जिसका रकबा एक अलामती नंबर के जरिए से मिसलकियत में दर्ज है। यह बात आप सारे ही जानते हैं कि हर एक स्टेट या महाल में बहुत सारी जमीनें हो सकती हैं और होती हैं और बहुत सारे मालिकान होते हैं। अब जब मिसलकियत तैयार की जाती है तो वहां किसी भी इस देह में 1 से शुरू किया जाता है। ये जमीन का टुकड़ा है, इसको नंबर दिया जाएगा 1, इसके साथ ये आ गया, इसको 2 जाहिर किया गया, इसको 3 जाहिर किया गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसको 6 कह देते हैं। तो हर एक जमीन के टुकड़े को एक अलामती नंबर दिया जाता है। इस नंबर को सर्वे नंबर या खसरा नंबर कहा जाता है। टेनेंट या मज़ेरा। टेनेंट या मज़ेरा उसको कहते हैं जो किसी दूसरे शख्स के मातहत अराजी के ऊपर काबज हो और वो शख्स उस अराजी की निस्बत। तो मज़ेरा ऐसा शख्स हुआ कि जो किसी दूसरे शख्स की
के मातहत किसी अराजी के ऊपर काबज हो और बदू किसी मायदा के, बगैर किसी मायदा के वो उस शख्स को लगान या रेंट अदा करने का पाबंद हो, और इसमें उसके जो उससे पहले उसके बाप दादा गुजर चुके हैं वो भी शामिल हैं, और उसके आने वाले जो वर्सा होंगे, जानशीन, बेटा पोता वगैरह, वो भी शामिल होंगे टेनेंट या मज़ेरे में। लेकिन इसमें वो चंद लोग शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग चूंकि ज़मीन के ऊपर काबज होते हैं लेकिन वो मज़ेरे की तारीख में नहीं आते। मसलन कोई ऐसा शख्स है जिसने हुकूमत से किसी गैर मकबूजा अराजी का अजारा लिया हो, पटा लिया हो, वो मज़ेरे की तारीफ में नहीं आएगा। या जिस शख्स के नाम लैंड रेवेन्यू या मामला ज़मीन या मालिया ज़मीन बकाया हो, उसके ज़िम्मे काबिल अदायगी हो और वो काबिल वसूली भी हो, और वसूल करने के लिए कोई खाता मलकियत को उसको मुंतकिल कर दिया गया हो, वो शख्स उसमें शामिल नहीं है। या कोई खाता, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई होल्डिंग उसने अगर अजारा पर हासिल किया हो, वो भी उसमें शामिल, मज़ेरे में शामिल नहीं होता। मसलन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई शख्स मालिक अराजी मालिया अदा नहीं कर रहा, डिफ़ाल्टर हो गया, तो हुकूमत उससे वो किता अराजी ले लेती है, किसी दूसरे को देती है कि वो काश्त करे और उससे कमा कर वो मालिया अदा करे। अब जिस दूसरे शख्स को हुकूमत ने वो ज़मीन काश्त करने के लिए दी, वो टेनेंट या मज़ेरा की तारीफ में नहीं आएगा, बल्कि मालिक और किसी दूसरे शख्स के दरमियान में चाहे कोई तहरीरी मायदा हो या ना हो, वह शख्स उस मालिक के अंडर मातहत अराजी के ऊपर काबिज हुआ, उसको काश्त करता है और मालिक को किसी मखसूस रेट के बगैर या मखसूस रेट से वो पेमेंट करता है, रेंट अदा करता है, लगान अदा करता है। चाहे वो लगान रकम की सूरत में हो या जिन्स की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो वो लगान या रेंट का लाएगा। और ऐसा शख्स कि वो जो लगान या रेंट अदा करता है किसी दूसरे मालिक के मातहत अराजी के ऊपर काबज है, उसको टेनेंट या मज़ेरा कहा जाता है। और टेनेंसी या मज़ेरियत मज़ारियत या टेनेंसी से मुराद है कि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा या ज़मीन का हिस्सा या ज़मीन का जुज़ जो पटा वाहिद की रूह से एक ही शर्त के मजमुआ की रूह से किसी रायत के कब्ज़ा में हो। मसलन एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को अपना मज़ेरा रख कर एक अराजी का टुकड़ा उसके हवाले किया, वो शख्स मज़ेरा हो गया और उसके अंडर जो अराजी हो गई वो टेनेंसी की तारीफ में आएगी। विलेज ऑफिसर विलेज ऑफिसर या ओहदेदार देह इससे मुराद ऐसा शख्स है जिसका तकर्रर इस कानून के तहत, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत या कानून मालगुजारी के तहत किया गया हो और जिसका फर्ज किसी स्टेट या महाल में मालिया या मामला की वसूली करना हो। और इसमें कानून गो, पटवारी और टप्पेदार, चपरासी, अरबाब, रईस, नंबरदार, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हम एक और चीज देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे।
unirrigated land. Unirrigated land इसको हम कहते हैं उर्दू में गैर आपाश अराजी। गैर आपाश अराजी कौन सी होती है? इससे मुराद ऐसी अराजी या ज़मीन है जो आपाश ना हो, और इसमें ऐसी अराजी भी शामिल है जिसे बारिशों से या सैलाबों से या पहाड़ी नालों से सैराब किया जाता हो, और इसमें गैर काश्ता जो अराजी है वो भी शामिल होती है, इसमें बंजर अराजी भी शामिल होती है। तो एक टर्म जो हमने कल पढ़ी थी वो इरिगेटेड लैंड थी, और एक आज हमने जो पढ़ी है अनइरिगेटेड लैंड। दोनों में ये फ़र्क हुआ कि इरिगेटेड लैंड जो है उसमें ऐसी ज़मीन है कि जो नहर, ट्यूबवेल, कुएं, चश्मा, तालाब या किसी दीगर मसनूई ज़रिए से जो सैराब होती है उसको इरिगेटेड लैंड या आपाश अराजी कहा जाता है। और ऐसी ज़मीन कि जो अननेचुरल ज़राए से इरिगेट या आपाश ना होती हो, बारिश के पानी से हो या सैलाब के पानी से, या कुदरती नालों का पानी आ रहा है, कुदरती नदियों से पानी आता है, उससे सैराब हो, या बंजर अराजी भी है, या ऐसी अराजी कि जो काश्त ना होती हो। ये सारी अराजियात अनइरिगेटेड लैंड या गैर आपाश अराजी की तारीफ में आती हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, और वो है चैप्टर नंबर 2, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट से मुराद है कि पाकिस्तान की मिसाल हम सामने रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस हैं, 4 सूबे, उनको डिवीज़न में तकसीम किया गया है, और फिर वो डिवीज़न जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किए गए हैं। तो इसका मतलब है ये चूंकि तकसीम जो डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट की है, सब डिवीज़न की, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये अमल में लाई जाती है। जैसे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हल्का होता है, वो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़ायद हल्के होते हैं। ये वही डिवीज़न है कि डिवीज़न जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट में तकसीम होगा, और डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो सब डिवीज़न में तकसीम होगा, और सब डिवीज़न जो होगा वो यूनियन काउंसिल में तकसीम होगा। इसका मतलब है यूनियन काउंसिल मिलके सब डिवीज़न बनाते हैं, सब डिवीज़न मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलकर तो डिवीज़न बनाते हैं। तो सूबों को डिवीज़न में तकसीम किया जाएगा, डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो सब डिवीज़न में तकसीम होंगे। ये इसकी सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स को सेक्शन नंबर 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट डिस्कस करती है, और ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर क्लासेस या उनके दराजात वो इस तरह शुरू होते हैं कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है,
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माल की सबसे बड़ी अदालत है और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गवर्न करती है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इसका एक सीनियर मेंबर होता है जो इसका हेड होता है और बाकी मेंबरान होते हैं। इनसे नीचे ये पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पर मुहित है। इससे नीचे हर एक डिवीज़न के लिए कमिश्नर होता है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 डिवीज़न हैं। नंबर 1 मुजफ्फराबाद डिवीज़न, नंबर 2 पुंछ डिवीज़न और नंबर 3 मीरपुर डिवीज़न। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट नीलम एंड नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट हटिया बाला या डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली भी कहा जाता है। तो नीलम वैली, जेलम वैली और मुजफ्फराबाद के ऊपर मुश्तमिल जो डिवीज़न है उसको मुजफ्फराबाद डिवीज़न कहा जाता है। उसको एक कमिश्नर माल हेड करता है। इसका मतलब है डिवीज़न के अंदर जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता है और सबसे बड़ी रेवेन्यू कोर्ट होती है वो कमिश्नर की होती है, और स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ी रेवेन्यू कोर्ट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसी तरह पुंछ डिवीज़न के अंदर 4 इजला आते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट पुंछ, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट बाग, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट सुदनूती और नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट काहुटा। इन 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डिवीज़न कायम है जिसको पुंछ डिवीज़न का नाम दिया गया है, और बाकी जो आज़ाद कश्मीर के 3 अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, डिस्ट्रिक्ट कोटली और डिस्ट्रिक्ट भिंबर, उनके ऊपर मुश्तमिल एक डिवीज़न है, उसको भी एक कमिश्नर हेड करता है। कमिश्नर से नीचे जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको कलेक्टर कहा जाता है। यह कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है। डिवीज़न से जो छोटी इकाई है वो डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट का हेड कलेक्टर होता है। और यही कलेक्टर जो है जिसको हम डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, ये कलेक्टर भी होता है डिप्टी कमिश्नर, और इसी के साथ साथ वो डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। तो इसके पास मुख्तलिफ अथॉरिटीज हुई। जब वो बतौर रेवेन्यू ऑफिसर काम करता है तो वो कलेक्टर होता है। जब वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काम करता है तो वो डिप्टी कमिश्नर होता है, और जब वो बतौर मजिस्ट्रेट के काम करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इससे नीचे, कलेक्टर से नीचे जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको असिस्टेंट कलेक्टर कहा जाता है। असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल, और दूसरा होता है असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा 2। ये वो क्लासेस हैं जो रेवेन्यू ऑफिसरान की क्लासेस या इनकी दर्जाबंदी ये होती है। अब असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल और दर्जा 2 हम समझ लेते हैं कि वो कौन सा होता है। हर एक सब डिवीजन के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर जिसको हम एसी बोलते हैं, और इसको हम एसडीएम भी बोलते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। बतौर मजिस्ट्रेट जब वो काम करता है तो वो पूरे सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट होता है, और जब वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सब डिवीजन काम करता है तो असिस्टेंट कमिश्नर होता है,
और जब वो बतौर रेवेन्यू अफसर काम करता है तो उसको हम असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं। और यही असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो इसमें एडिशनल कलेक्टर भी आ सकते हैं, इजाफी जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कलेक्टर, ये सारे इसमें आ सकते हैं। इसी तरह जो तहसीलदार होता है वो भी पहले असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा दूम की तारीफ में आता था, अब असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल के इख्तियारात तहसीलदार के पास होते हैं। और जो नायब तहसीलदार होगा वो असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा दूम होता है। इस तरह ये इख्तियारात जो हैं इनके एतबार से जो कलेक्टर है वो भी उसके पास इख्तियारात बतौर कलेक्टर जिला के होते हैं, और असिस्टेंट कलेक्टर या एक्स्ट्रा असिस्टेंट कलेक्टर ये दर्जा अव्वल के कलेक्टर होते हैं। और तहसीलदार को भी इख्तियारात दिए गए दर्जा अव्वल के, और नायब तहसीलदार जो हो गया वो दर्जा दूम का ऑफिसर हुआ, दर्जा दूम का वो कलेक्टर होता है। अब हम देखते हैं कि कमिश्नरों और कलेक्टरों का तकयन जो तकर्रर है वो कौन करेगा। ये आपको पता चल गया, ये मालूम हो चुका कि हर एक डिवीजन को कमिश्नर हेड करेगा, उसको हम कमिश्नर माल कहा जाता है कहते हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर है वो एक डिस्ट्रिक्ट को हेड करेगा। तो डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर और कमिश्नर इनकी अपॉइंटमेंट या तकर्रर हुकूमत करती है। डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की का तयन तकर्रर हुकूमत करती है। इसी तरह किसी जिले में अगर जरूरत हो तो एडिशनल कमिश्नर भी हो सकता है, और एडिशनल कलेक्टर भी काम का बोझ हो निज़ाम चलाने के लिए वो इख्तियारात जो कमिश्नर को हासिल होंगे वो असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर को भी दिए जाएंगे, और जो इख्तियारात कलेक्टर को हासिल हैं वो एडिशनल कलेक्टर को भी दिए जाएंगे, और इनका तकर्रर भी हुकूमत ही करेगी। इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं ये इनका तकर्रर भी हुकूमत करती है, और हुकूमत ये मजाज है कि एक ज़िला में एक से ज़ायद जितने भी असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल या दर्जा दूम जो है वो तैनात करे, और कमिश्नर जो होगा वो कलेक्टर की निगरानी करेगा, कलेक्टर जो होगा वो असिस्टेंट कलेक्टर्स की निगरानी करेगा। अब आते हम तहसीलदारान की तरफ। तहसीलदारान जो हैं वो तहसील का जो मुकामी नज़्म व नस्क है उसको चलाने के लिए मालगुजारी का, लैंड रेवेन्यू का, वो तहसीलदार अपॉइंट किया जाता है जो शख्स, उसको तहसीलदार कहा जाता है। और वो असिस्टेंट कलेक्टर के वो इख्तियारात भी इस्तेमाल किया जाएगा जो इसको तफवीज़ किए गए हों या अता किए गए हों, और जो इस कानून यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इख्तियारात उसको हासिल होंगे वो भी इख्तियारात वो इस्तेमाल करेगा। और ये बात भी अपनी जगह अहम है इस कानून की रूह से कि वो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसरान की तकर्री होगी इस कानून के तहत वो बज़रिया इश्तिहार या उसको कहते हैं प्रोक्लामेशन या नोटिफाइड होगी। इंतज़ामी निगरानी के एतबार से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा उसका इंतज़ामी कंट्रोल कमिश्नर के ऊपर होगा, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कंट्रोल करता है इंतज़ामी तौर पर, और डिप्टी कमिश्नर जो कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर्स के ऊपर। और इसी तरह
कमिश्नर के किसी हुक्म या फैसला के खिलाफ जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगी, कलेक्टर के किसी हुक्म फैसला के खिलाफ अपीलेंट अथॉरिटी कमिश्नर होगी, और असिस्टेंट कलेक्टर जो है उसके हुक्म या फैसला के खिलाफ कलेक्टर के पास अपील की जाएगी। इसी तरह जो काम की डिवीजन या तकसीम होती है उसका इख्तियार भी जो है वो अपने मातहत जो लोग होते हैं उनमें किया जाता है, और इख्तियारात को वापस लेने के लिए, और वो इख्तियारात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी मातहत ऑफिसर को कोई इख्तियारात तफवीज़ कर सकता है, या उसके पास अगर कोई इख्तियार है वो वापस ले सकता है। इसी तरह अगर उनके पास कोई मुकदमात हैं वो वहाँ से लेकर किसी दूसरे के पास शिफ्ट कर सकता है या मुंतकिल कर सकता है। ये हैं वो उनके काम की तकसीम, उसका तरीक़ाकार है। और जब कोई रेवेन्यू ऑफिसर अपने ओहदे से, अपनी सीट से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरी जगह जाएगा तो उस दूसरी जगह पर उसको वही इख्तियारात हासिल होंगे जो उसको पहली जगह पर थे। मसलन किसी एक ज़िला से कलेक्टर किसी दूसरे ज़िला में कलेक्टर तैनात होता है तो वही इख्तियारात जो इस ज़िला में उसको हासिल थे उस ज़िले में जाएगा तो उसको भी वही इख्तियारात हासिल होंगे। अलग से किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए से उसके इख्तियारात का तयन किया जाना ज़रूरी नहीं है। ये है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की बुनियादी या चीदा चीज़ें जो नेक्स्ट जो है वो हम फिर पढ़ेंगे। आज हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट की डेफिनेशंस देखी और फिर क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स और उनके इख्तियारात, उनका एक दूसरे की सुपरविजन करना। ये हमारा आज का लेक्चर सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट की वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर तो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और अगर क्वेश्चन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर बराह रास्त क्वेश्चन करने हों तो सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और वहाँ पर आकर तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर इसी पर इख्तिताम हुआ। वस्सलाम।